इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अंतर्गत इकाई 12 बैंकिंग के सवाल हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, विभिन्न प्रकार के खातों के नाम लिखिए। तो बैंक में हम कई तरह के खाते खोल सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख खातों के नाम निम्नवत हैं। पहला है बचत खाता, जिसको हम सेविंग बैंक अकाउंट भी कहते हैं। बचत खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भावना को प्रोत्साहित करना है। यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि जमा करके खोला जा सकता है। हम अपने बचत खाते से धन निकालने के लिए आहरण फार्म या चेक का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये आहरण फार्म है और ये चेक है। हम अपने बचत खाते में एक न्यूनतम धनराशि रखने पर जमाकर्ता को बैंक से चेक बुक भी प्राप्त हो सकती है। और ये जो हमारा बचत खाता है, इस खाते में जमा धनराशि पर बैंक द्वारा कुछ ब्याज भी दिया जाता है। जिसे इस समय बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज लगभग 2.5% है वार्षिक। ठीक है। अब अगला खाता है हमारा चालू खाता। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, चालू खाता या करेंट अकाउंट। जो बड़े व्यापारी होते हैं या कंपनियां होती है या निगम होते हैं, वो नकद लेन देन नहीं करते हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं। इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। करंट अकाउंट या चालू खाते पर बैंक जमाकर्ता को या खाता धारक को कोई ब्याज नहीं देता, लेकिन इसमें एक सुविधा होती है। इसमें बचत खाते की अपेक्षा हम धन दिन में कई बार भी जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो खाता धारक होता है चालू खाते का, उसको बैंक की सर्विस के लिए कुछ टैक्स देना पड़ता है। यानी जो खाता धारक है वो बैंक को कुछ टैक्स देगा सर्विस के लिए। ठीक। यानी जो चालू खाता धारक है वो बैंक को खाते के रखरखाव या सर्विस के लिए कुछ टैक्स देता है। अब हमारा तीसरा अकाउंट है सावधि जमा खाता, जिसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। जैसे आपने इसका नाम सुना भी होगा, इसको ज़्यादातर हम लोग शॉर्ट में एफडी कह देते हैं। इस अकाउंट में क्या होता है, इस अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है और बैंक खाताधारी को कोई प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र पर राशि, समय, ब्याज दर और ब्याज के अदायगी की विधि और जमा का प्रकार आदि लिखा होता है। जो खाताधारी होता है वो अवधि की समाप्ति पर धन निकालता है। फिर भी खाताधारी की आवश्यकता पर परिपक्वता की अवधि से पूर्व 20 में से हम धन निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, बैंक उससे कुछ चार्जेस लेता है। जैसे जो हमारा सावधि जमा खाता है, मान लिया उस पर 7% वार्षिक की दर से ब्याज मिल रहा है, और हमने जो एफडी कराई है या फिक्स डिपॉजिट हमने कराया है, हमने मान लिया वो 1 साल के लिए कराया है। ठीक है। लेकिन 1 साल से पहले हमें पैसे की या धन की ज़रूरत हो गई, तो हम उसको 1 साल से पहले भी अपना पैसा निकलवा सकते हैं। लेकिन उस समय हमको 7% ब्याज नहीं मिलेगा। इस ब्याज में कुछ कटौती करके हमें वो पैसा मिलेगा हमारा। ठीक है। उसके बाद है आवर्ती या संचयी जमा खाता, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक निश्चित धन जो ₹5 या 10 के गुणांक के रूप में होना चाहिए, वो प्रति माह निश्चित अवधि जो कम से कम 12 माह या अधिक से अधिक 10 वर्ष के लिए जमा करना होता है। इस खाते में जो ब्याज की दरें होती हैं वो बचत खाते की अपेक्षा ज़्यादा होती है। बचत खाते की अपेक्षा आवर्ती जमा खाते में ब्याज की दर ज़्यादा होती है। और यह योजना उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जो नियमित रूप से अल्प धनराशि बचाना चाहते हैं। जैसे कोई दुकानदार है या जिनकी नियमित रूप से अर्निंग होती है, कमाई होती है, वो बचाना चाहते हैं। और बचत की भावना को ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। आवर्ती जमा योजना डाकघरों में भी संचालित है और इनकी ब्याज की दरें बैंक के ब्याज दरों से बहुत ज़्यादा अधिक होती है। जो डाकखाने में हम आवर्ती जमा खाता खोलते हैं, उसकी ब्याज दरें बैंक में खोले गए आवर्ती जमा खाते से ज़्यादा होती है। ठीक है। और 5वें प्रकार का अकाउंट है हमारा अल्पवयस्क का अकाउंट। अल्पवयस्क क्या होते हैं, वे जैसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है, उनका जो अकाउंट होता है वो अल्पवयस्क का अकाउंट होता है। ठीक है। इस प्रकार के अकाउंट के लिए क्या होता है,
अल्पवयस्क व्यक्ति को भी यह चालू खाता खोलने का अधिकारी नहीं होता। अल्पवयस्क व्यक्ति या तो अपने नाम से खाता खोल सकते हैं या अपने और अपने अभिभावक के नाम से खाता खोल सकता है। अल्पवयस्क की आयु कम से कम 10 वर्ष होना आवश्यक है और 10 वर्ष से कम की स्थिति में केवल अभिभावक ही खाता खोल सकता है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। तो चेक क्या होता है भाई? चेक आहरण प्रपत्र की तरह चेक भी बैंक द्वारा निर्गत एक छपी हुई पर्ची के रूप में होता है। देखिए फोटो दिखाया गया है यहाँ पे। चेकों पर एक संख्या पड़ी होती है, चेक के नीचे नंबर होता है एक पड़ा हुआ, तथा यह ग्राहक को 10, 20, 25 या 100 चेकों की पुस्तिका के रूप में दी जाती है। अब इस चेक पुस्तिका के लिए बैंक ग्राहक से या तो नगद पैसे लेता है, नगद धन लेता है, या फिर उनके खाते से कुछ निश्चित रकम काट लेता है। अब चेक के प्रकार हैं। चेक 3 प्रकार के होते हैं, वाहक चेक या धारक चेक, जिसको हम बियरर चेक भी कहते हैं, और दूसरा है आदेशित चेक या ऑर्डर चेक, और तीसरा है रेखांकित चेक। सबसे पहले हम वाहक चेक के बारे में देख लेते हैं। वाहक चेक क्या होता है? ये जो चेक होता है, यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खाते धारक का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। दूसरा है हमारा आदेशित चेक। आदेशित चेक, इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक मात्र उस व्यक्ति को ही करेगा जिसके नाम चेक काटा गया होगा। ठीक है। अब तीसरा है रेखांकित चेक। जब हम चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर लाइन खींच देते हैं और उनके मध्य में या तो हम लिख दें एंड कॉम, या फिर हम लिख दें नॉट नेगोशिएबल, और अथवा हम लिख देते हैं एसी पेई ओनली। ठीक है। तो ये रेखांकित चेक कहलाता है। अब ये इनका अर्थ क्या होता है? एंड कॉम, नॉट नेगोशिएबल और एसी पेई ओनली का। देखिए, जो एसी पेई ओनली और नॉट नेगोशिएबल लिखे चेक का भुगतान होता है, वो चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है। ठीक है। जो नॉट नेगोशिएबल और एसी पेई ओनली होता है, इस प्रकार के चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में जमा करके ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो ये एंड कॉम वाला क्रॉस चेक, ये हम दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके वो प्राप्त कर सकते हैं धन। ठीक है। किसी दूसरे व्यक्ति के चालू खाते में जमा करके भी धन प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित हैं। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन कीजिए। तो ये प्रविष्टियां दी गई हैं हमें भाई। देखिए यहाँ पे 1 नवंबर 2015 को खाते में शेष धनराशि थी 90,000 रुपये। फिर 10 नवंबर 2015 को जमा पर्ची द्वारा जमा किया गया 20,000 रुपये और खाते में शेष धनराशि हो गई 1,10,000 रुपये। इसी प्रकार से 15 नवंबर को एटीएम द्वारा 7,000 रुपये आहरित किए गए और खाते में धनराशि बच गई 1,03,000। अब 30 नवंबर को नगद जमा किए गए 6,900 रुपये और खाते में हो गए अब 1,09,900 रुपये। तो हमें नवंबर माह के अंत में ब्याज की गणना करनी है और ब्याज की दर दी गई है 4% वार्षिक। आइए सवाल को हल करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 1 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक, ठीक है, कोई बीच में एंट्री नहीं है, केवल 10 नवंबर को एंट्री हुई है, इसलिए 1 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक का दैनिक अवशेष हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? इसको लिखते हैं, हल करेंगे। यहाँ पे 1 नवंबर 2015 से, देखिए इससे पहले यानी 9 नवंबर 2015 तक कितने दिन हो गए? ये दिन हो गए हमारे 9 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में 9 दिन का दैनिक अवशेष। ये हो जाएगा 90,000 गुणा दिन, 9 दिन, तो ये आएगा हमारा 8,10,000। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अब
10 से लेकर के अगली एंट्री क्या है 15 नवंबर, तो 10 नवंबर से 14 नवंबर तक का दैनिक अवशेष निकालेंगे। सही, 10 नवंबर 2015 से 14 नवंबर 2015 तक कितने दिन हो गए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप कहोगे 10 से 14 तक हो गए 4 दिन, लेकिन 4 दिन नहीं हुए हैं, इसमें 10 नवंबर भी इंक्लूड होगा, यानी 10 नवंबर भी जुड़ेगा, तो 10 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक हो जाएंगे 5 दिन। देखिए कैसे, 10, 11, 12, 13, 14 हो गए 5 दिन। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 5 दिन दैनिक अवशेष। तो ये हो जाएगा 1,10,000 थे, 1,10,000 गुना 5, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5,50,000। ठीक है। अब देखिए 15 के बाद दूसरी हमारी जो एंट्री है वो 30 में है, तो 15 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक का निकाल लेंगे। तो यहां लिखेंगे 15 नवंबर 2015 से 29 नवंबर 2015 तक कितने दिन होंगे। देखिए 15 से 29 तक होंगे कितने, 15 दिन। ठीक है, कभी आप 14 दिन कर दें और फिर गलत हो जाएगा, हमें 15 नवंबर को भी इसमें इंक्लूड करना है। तो इसका दैनिक अवशेष निकाल लेंगे। अब देखिए भाई 15 नवंबर को एंट्री में कितना है 1,03,000, तो इसमें क्या करेंगे हम 15 से गुणा कर देंगे, 1,03,000 गुना 15, तो कितना हो जाएगा ये 15,45,000। ठीक है। अब देखिए अब 30 नवंबर को एंट्री है हमारी, तो और नवंबर का माह देखेंगे, नवंबर का माह 30 दिन का होता है ना, तो 30 नवंबर 2015 का दैनिक अवशेष, ये तो एक दिन है ना, तो उसको एक दिन से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1,09,900 गुना 1, तो ये आ जाता है 1,09,900। अब इसका हम योग निकाल देंगे। इस योग को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मूलधन। ठीक है, तो मूलधन हमारा आएगा, जोड़िए 0 0 और ये 9 0 0 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल को 1, 4 और 1 5 और 5 10 और 1 11 का 1 हासिल को 1, 2 और 5 7 और 5 12 और 8 20 का 0 हासिल को 2, 2 और 1 3, यानी ये हो गया हमारा 30,14,900 मूलधन आ गया। और दर कितनी है, दर है हमारी 4% वार्षिक। ठीक है, और क्योंकि हमने दैनिक अवशेष निकालना है, तो यहाँ पे समय क्या होगा, समय हो जाएगा 1/365 वर्ष। ठीक है ना, समय हो जाएगा 1/365, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, और हम अगर 301 दिन का निकालेंगे तो वो 1/365 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज निकाल देते हैं। साधारण ब्याज बराबर ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। कितना होगा, मूलधन हमारा है 30,14,900 गुणा दर है 4 और समय है 1/365 और इसके बटे 100, तो ये 365 यहाँ नीचे बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 30,14,900 गुना 4 गुना 1 और बटे 100 गुना 365। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, 30,149 को 4 से गुना करेंगे और फिर उसको 365 से भाग करेंगे। ठीक है, करिए। सबसे पहले 30,149 को हम 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 नम 36 का 6 हासिल को 3, 4 चौक 16 और 3
19 का 9, हासिल को 1, और 4 एकम 4 और 1 5, 4 0 0 और 4 3 12, यानी हो गया हमारा 1,20,596 बटे 365। तो इसको हमें 365 से भाग करना है। 1,20,596 को 365 से भाग करने पर 330 रुपये 40 पैसे यानी 330.40 आता है। तो हमारा साधारण ब्याज आ गया 330 रुपये 40 पैसे। नवंबर माह के अंत में 330 रुपये 40 पैसे ब्याज के मिलेंगे। सवाल नंबर 4 देखते हैं। मिस्टर एक्स की बैंक पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियों के आधार पर जून 2017 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज दर 3.5% वार्षिक है। विवरण दिया गया है मिस्टर एक्स की पासबुक का। देखिए 6 जून 2017 को अग्रहित किया गया है बैलेंस 1,50,000 रुपये। तो हम 1,50,000 रुपये यानी 6 जून से गणना करेंगे ब्याज की। तो देखिए 6 के बाद जो अगली प्रविष्टि है हमारी वो 12 तारीख में है, तो 6 से 11 का दैनिक अवशेष निकाल लेते हैं। पहले 6 जून 2017 से 11 जून 2017 तक कितने दिन हो गए? ये होंगे 6 से 11 तक 6 दिन का दैनिक अवशेष। अब देखिए 6 जून को खाते में शेष है 1,50,000 रुपये और 6 दिन का दैनिक अवशेष निकालने के लिए 1,50,000 को 6 से गुना कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 लाख। ठीक है। अब देखते हैं 12 जून के बाद 18 जून को प्रविष्टि दी गई है। अब हम 12 से 17 तक दैनिक अवशेष निकाल लेंगे। देखिए 12 जून को अवशेष है खाते में 1,47,000, तो हम निकालते हैं 12 जून 2017 से 17 जून 2017 तक ये कितना बैठेगा? ये भी बैठेंगे हमारे 6 दिन। 6 दिन का दैनिक, यहाँ पे आप तक लिख सकते हैं, तक, और यहाँ पे भी तक लिख दीजिएगा। ठीक है। दैनिक अवशेष तो ये आ जाएगा 1,47,000। 1,47,000 कैसे आया? देखिए इसमें 12 जून को चेक द्वारा 3,000 रुपये निकाल लिए गए, तो 1,50,000 रुपये खाते में थे, 3,000 निकाल लिए तो 1,47,000 रह गए। अब ये 1,47,000 जो हमारा धन है वो कब तक रहेगा? 17 तारीख तक, क्योंकि 18 को दोबारा फिर उसमें 7,000 रुपये जमा कर दिए। तो हम 12 से लेकर के 17 तक का दैनिक अवशेष निकालेंगे 1,47,000 के हिसाब से। ठीक है। तो 1,47,000 गुना 6 से गुना करेंगे, ये कितना आ जाएगा? देखिए 3 0 और 6 7 42 का 2, हासिल को 4, 6 चौक 24 और 4 28, हासिल को 2, 6 एकम 6 और 2 8, 8,82,000 रुपये आ जाता है। अब हम देखिए 18 जून को देखते हैं दैनिक अवशेष हमारा, क्योंकि 7,000 रुपये जमा कर दिए, इसमें हो जाता है 1,54,000 रुपये। अब उसके बाद की प्रविष्टि 30 जून को है, तो हम 18 जून से लेकर के 29 जून तक का दैनिक अवशेष निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 18 जून 2017 से 29 जून 2017 तक। अब ये कितने दिन बैठेंगे? 18 से 29 तक बैठेंगे 12 दिन। तो 12 दिन का दैनिक अवशेष अब ये हो जाएगा हमारा 1,54,000 गुना 12। तो 12 से गुना करेंगे, देखिए क्या होता है। 12 0 0, 12 0 0, 12 की 0 में गुना की 0, 12 चौक 48 का 8, हासिल को 4, 12 पंजे 60 और 4 64, हासिल को 6, 12 एकम 12 और 6 18। ठीक है। यानी 18,48,000 रुपये हो जाता है। अब उसके बाद 30 जून को उसने 12,000 रुपये फिर से जमा कर दिए, तो अब जो है खाते में कितने हो जाते हैं? 1,66,000। तो 30 जून का हम एक दिन का दैनिक अवशेष निकाल लेंगे। ठीक है। ये
30 जून को जो दिया गया है अवशेष, यानी ये एक दिन का दैनिक अवशेष है। तो 30 जून 2017 का दैनिक अवशेष, यानी एक दिन का दैनिक अवशेष है। 30 जून को कितना धन है? 1,66,000 गुना 1, तो उसको लिख देंगे हम यहाँ पे 1,66,000। ठीक है। अब ये जो कुल दैनिक अवशेष है ये हमारा मूलधन हो जाएगा। इसको मैं लिख भी देता हूँ, मूलधन बराबर कुल दैनिक अवशेष। अब इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे देखिए 0 0, इनको जोड़ा 0, यहाँ पे भी 0 आ गया। इसको जोड़ते हैं, ऊपर से नीचे तक 0 है। 6 और 8 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल को 1, 6 और 1 7 और 4 11 और 8 19, 19 को 9 हासिल को 1, 1 और 1 2 और 8 10 और 8 18 और 9 27 को 7 हासिल को 2, 2 और 1 3, तो ये आ जाता है 37,96,000। अब ये तो आ गया हमारा मूलधन। और दर क्या दी गई है? दर दी गई है सवाल में 3.5% वार्षिक। और समय क्योंकि हम दैनिक अवशेष हमने निकाला है, तो समय हो जाएगा जब, देखिए जब हम एक दिन को वर्ष में बदलेंगे, तो इसको समझिए आराम से। देखिए एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, यानी 365 दिन बराबर एक वर्ष हो गया। अगर हम एक दिन निकाल लें तो वो किसके बराबर होगा? वो हो जाएगा 1/365 वर्ष के। ठीक है ना। चलिए, तो दिन जो समय है हमारा वो आ जाएगा 1/365 वर्ष। ठीक है। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है। क्या होता है साधारण ब्याज का सूत्र? ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से, बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन हमारा आया है 37,96,000, तो ये लिख दिया हमने 37,96,000 गुना समय। दर है हमारी 3.5। अब जो ये 3.5 है, तो हम इसको 7/2% भी लिख सकते हैं ना भाई। 7 का आधा ही तो 3.5 होता है, तो हमने इसको लिख दिया 7/2% वार्षिक। ठीक है। तो यहाँ से दर लिख देंगे हम 7/2 और समय 1/365, और बटे में और क्या आना है? बटे में आना है 100। ठीक है, ये 100 आ गया। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 37,96,000 गुना 7 गुना 365। अब देखिए, अब ये 2 गुना 365 गुना 100, ये सब बटे में आ जाएंगे। इसको हम लिख देंगे 100 गुना 2 गुना 365। अब 100 की जो 2 जीरो है से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और अब बचेगा हमारे पास 37,960। इसको हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, इसको काट दिया 2 एकम 2, और ये चलेगा 2 अट्ठे 16। यहाँ से एक बचेगा 1 और 9 19, 2 नीम 18, फिर यहाँ से एक बचेगा 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, और ये 0 बच गया। ठीक है, 18,960 आ गया। अब 18,960 की 7 में गुना करेंगे। चलिए करते हैं। 7 की 0 में गुना की 0, 7 की 8 में, 7 8 56 का 6 हासिल को 5, और 7 निम 63 और 5 68 हासिल को 6, 7 8 56 और 6 62 का 2 हासिल को 6, 7 एकम 7 और 6 13। ठीक है, 1,32,860, और इसको भाग करना पड़ेगा हमें 365 से। ठीक है, इसको चलिए भाग करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको 1,32,860 और भाग करना है 365 से। चलिए करिए, ये चलेगा 3 बार, 3 बार चलाते हैं। 3 पंजे 15 का 5 हासिल को 1, 3 छंग 18 और 1 19, और 3 तिया 9 और 1 10। 8 में से 5 घटाया 3, इधर 2 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे। 12 में से 9 गया 3, और 2 में से 0 गया 2, ऊपर से उतार लिया हमने 6। अब चलेगा ये 6 बार, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 और 3 39 का 9 हासिल को 3, 6 तिया 18 और 3 21। अब इसको घटाते हैं। 6 में से 0 गया 6, 3 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल ले लेंगे। 13 में से 9 गया 4, और 2 में से 1 गया 1। अब ये ऊपर से 0 उतार लिया हमने। अब ये चलेगा 4 बार। ठीक है, कैसे? 4 पंजे 20
और 4 छिक 24 और 2 26, हासिल को 2, 4 तिया 12 और 2 14, ये पूरा का पूरा चल जाता है। यानी हमारा जो ब्याज आता है वो आ जाता है 364 रुपये 364। ठीक है, यही हमारा आंसर, यानी साधारण ब्याज जून माह के अंत में 364 रुपये आता है। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।